ने 120 प्लस प्रीलिम्स में स्कोर किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार जो कट ऑफ है 2016 से अगर आप एनालाइज करेंगे तो 116 से कट ऑफ घटते घटते आपका 87.5 के आसपास आ चुका है। मैं एक एडवाइस स्टार्टिंग में देता हूं कि जब भी आप लोगों को लगे कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है, स्माइल आनी चाहिए चेहरे पे कि चलो अब और का हो या ना हो, हमारा हो जाएगा। यूपीएससी की लैंग्वेज के साथ आपकी फेमिलियरिटी होनी चाहिए। पर्टिकुलरली वहां पर आप उनकी साइट्स को विजिट करें, जैसे कि आप क्या करोगे, एनपीसीआई की साइट को विजिट करोगे, आरबीआई की साइट को विजिट करोगे, वहां पर आपको एफएक्यू सेक्शन मिलेगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जब भी आपको लगे कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके सामने आता है और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उस क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन को अपन रीड करेंगे। 1 घंटे के बाद हमारा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है और दूसरे घंटे में वो बहुत सारी एरर करेगा। में कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, कभी ये मत सोचना कि ये बुक छूट गई, जो छूट गया वो छूट गया। जितना आता है उसको बेस्ट अप्लाई अगर आप कर लोगे तो आप प्रीलिम्स निकाल लोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रीलिम्स को लेकर मैं बात करूंगा, कंसिस्टेंटली मैंने 120 प्लस प्रीलिम्स में स्कोर किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार जो कट ऑफ है 2016 से अगर आप एनालाइज करेंगे तो 116 से कट ऑफ घटते घटते आपका 87.5 के आसपास आ चुका है। तो अब इससे नीचे जाएगा या इससे ऊपर जाएगा, बट जितने भी लोग प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, आप सभी का टारगेट होना चाहिए 120 प्लस। आप लोग जो तैयारी करेंगे सिर्फ कट ऑफ के लिए तैयारी नहीं करेंगे, आपकी तैयारी है कि आपको जिस दिन आप प्रीलिम्स लिखेंगे उसके नेक्स्ट डे आपको पता होना चाहिए, उसी दिन आपको पता होना चाहिए कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितना पेपर डिफिकल्ट बनेगा ना, मुझे लगता है आप लोगों का प्रीलिम्स निकालना उतना आसान हो जाता है। मैं एक एडवाइस स्टार्टिंग में देता हूं कि जब भी आप लोगों को लगे कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है, एक स्माइल आनी चाहिए चेहरे पे कि चलो अब और का हो या ना हो, हमारा हो जाएगा। और डेफिनेटली ऐसा होगा, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट तो वहीं से आउट हो जाते हैं। बट हमने अगर वो 2 घंटे उस पेपर के साथ केयरफुली बिता लिए और अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने बिता लिए, तो आप बाकी लोगों से काफी आगे निकल जाओगे। तो वहां पर अपन 100 नहीं 120 प्लस की बात करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रीलिम्स को लेकर। अभी आप लोगों ने इतना अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिला है, आशीष सर, विनय सर, सब लोग आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो कुछ मेरी तरफ से मैं कुछ वैल्यू एडिशन दूंगा। हो सकता है आपको इन लास्ट 2 मंथ्स में कुछ हेल्प करे और प्रीलिम्स का स्कोर आपका काफी अच्छा रहे। देखो, सबसे पहली चीज तो पीवाईक्यू सब लोगों ने किए होंगे प्रीलिम्स के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मेरा जो फोकस प्रीलिम्स को लेकर रहता है, सबसे पहले यूपीएससी की लैंग्वेज के साथ आपकी फेमिलियरिटी होनी चाहिए। आप यूपीएससी की लैंग्वेज को भली भांति समझ पाए। जो यूपीएससी आप लोग देखोगे, जैसे पिछले कुछ सालों में पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो लिखा आता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने स्टेटमेंट ऐसे होते हैं, तो वहां पर आपका एक बेसिक कॉमन सेंस पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, कौन सी चीजें नहीं है। बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आपको वो चीजें ढूंढनी है जो यूपीएससी हर बार आपसे पूछ रहा है। तो पर्टिकुलरली उन एरियाज को आइडेंटिफाई आप लोगों को करना होगा। सेकेंड चीज, जैसे मैं बात करता हूँ टेक्नोलॉजी को लेकर, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है, चाहे आपका एआर है, वीआर है, अभी चैट जीपीटी चल रहा है, भीम चल रहा था, एनपीसीआई चल रहा था, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है, पर्टिकुलरली वहां पर आप उनकी साइट्स को विजिट करें। जैसे कि आप क्या करोगे, एनपीसीआई की साइट को विजिट करोगे, आरबीआई की साइट को विजिट करोगे, वहां पर आपको एफएक्यू सेक्शन मिलेगा, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। उनको एक बार जस्ट रीड जरूर करें, तो वहां से भी आपको काफी क्लियरिटी मिलेगी और एक दो क्वेश्चंस डायरेक्टली वहां से प्रीलिम्स के अंदर मिल जाएंगे। जो भी नई नई चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, उनके वेबसाइट्स पर जाएं, एफएक्यूज को विजिट कर ले जस्ट। ये एक चीज आप लोगों को करनी है। उसके अलावा कभी अपन को लगता है कि बहुत सारा बर्डन हो गया, इतने सारे सिलेबस को रिवाइज कैसे करें, तो एक छोटी सी एडवाइस दूंगा। अगर आप पीवाईक्यू कर चुके हैं, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपको ज्योग्राफी रिवाइज करनी है, तो आप लोग क्या करोगे, ज्योग्राफी के 3 टेस्ट पेपर्स, जो किसी भी टेस्ट सीरीज के हो सकते हैं, बट टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए जो एरर फ्री हो, एरर्स नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी टेस्ट सीरीज आप निकालोगे, उसका सिलेबस देख लीजिए कि इसमें आपकी एनसीईआरटीज भी कवर है, इसमें आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी कवर है। 2 दिन बैठिए, 300 क्वेश्चन का मतलब आपका टेक्निकल 1000 क्वेश्चन होगा वो, क्योंकि वो लोग एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन मिक्स करते हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत डिफिकल्ट होंगे, उनको छोड़ दीजिएगा। मतलब हमें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजों को लेना है, फालतू की चीजों को प्रीलिम्स में अपने पास आने भी नहीं देना है। बट उसमें अपना लॉजिक होना चाहिए कि मुझे ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स जो भी रिवाइज करनी है,
उसके बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे सारे क्लियर हो जाए, चाहे वो क्वेश्चंस के थ्रू हो, साथ में आप बुक्स भी लेकर बैठ सकते हैं, कोई चीज समझ नहीं आए उस पर्टिकुलर चीज को लेकर बुक को रेफर कर लिया। तो क्विकली आप 2-2 दिन का आप टाइम टेबल बनाएंगे कि 2-2 दिन के अंदर एक एक सब्जेक्ट को कवर करना है, उसके बेसिक सारे कवर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाएंगे। ये चीज आप लोगों को करनी है पर्टिकुलरली सभी सब्जेक्ट को लेकर। पीवाईक्यू का एक अच्छा एनालिसिस करके कुछ एरियाज आइडेंटिफाई कर लेना, जैसे कि मैपिंग के हर साल 3 से 4 क्वेश्चन से, किस टाइप के क्वेश्चन से देख लीजिए कि हाँ, जितनी भी वाटर बॉडीज है, जितनी भी स्टेट्स है, जो न्यूज में चल रही जो कंट्रीज है, उनको आइडेंटिफाई करके अपने पास नोट्स मेकिंग कर लीजिए। दूसरी चीज, जो एरिया जैसे कि एग्रीकल्चर वाला एरिया है, पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक में टेक्नोलॉजी वाला एरिया है, कुछ बेसिक पार्ट जैसे कि आपके जीन एडिटिंग को लेकर या डीएनए आरएनए को लेकर, वैक्सीन्स को लेकर, बिल्कुल बेसिक बेसिक पार्ट, वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। डिफिकल्ट पार्ट में जाने की जरूरत नहीं है, मतलब पूरा बेसिक्स आप क्लियर रखोगे और उसके आधार पर हम आंसर करेंगे। एक और चीज आप लोग प्रीलिम्स में ध्यान रखेंगे, जब भी आपको लगे कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके सामने आता है और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उस क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन को अपन रीड करेंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप सिर्फ उसके रीड करने से सोल्व हो जाएंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अभी कल परसों की बात है, एक स्टूडेंट मेरे पास एक क्वेश्चन लेकर आया। वो नालसा एक्ट को लेकर क्वेश्चन था कि जो फ्री लीगल सर्विसेज होती है वो किन किन पर्सन को अवेलेबल होगी। वहां पर 4 ऑप्शंस गिवन थे। एक गिवन था कि एक पर्सन जिसकी इनकम 1 लाख से कम है। दूसरा था एक ट्रांसजेंडर जिसकी इनकम 2 लाख से कम है। तीसरा था एक ओबीसी वाला पर्सन जिसकी इनकम 3 लाख से कम है। और चौथा था ऑल सीनियर सिटीजन। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि सीनियर सिटीजन में सारे के सारे सीनियर सिटीजन तो इंक्लूड नहीं हो सकते। उसमें आपके गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकते हैं जिनको अच्छी खासी पेंशन मिलती है, कुछ अच्छे अच्छे बिजनेस वाले भी हो सकते हैं जिसको अच्छी खासी सैलरी है जिसके पास। तो सभी तो नहीं आ सकते। अगर वहां पर वो लिख देता कि सीनियर सिटीजन्स बिलोंगिंग टू बीपीएल कैटेगरी, तो भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाते कि हाँ हो सकता है। तो उस क्वेश्चन में मुझे एक भी फैक्ट पता नहीं है, बट जैसे ही सीनियर सिटीजन वाला ऑप्शन गया, आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आप थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते हो कि हाँ चलो 1 लाख से कम वाला तो होगा ही होगा, 1 लाख से 3 लाख वाली इनकम देखोगे तो उससे आपका आंसर तक पहुंच जाओगे। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं भी प्रीलिम्स में अगर आज बैठता हूं तो मुझे 30 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले, जहां पर मैं 100% श्योर हूं। बट बाकी जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो, कम से कम ध्यान रखना 85 से ऊपर अटेम्प्ट होने चाहिए। मेरे जैसे लोग तो 95 भी करते हैं, बट कम से कम 85 अटेम्प्ट होना चाहिए। जब पेपर डिफिकल्ट आ जाता है, पेपर डिफिकल्ट है तो यू हैव टू अटेम्प्ट मोर देन 85 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन मान लो आपको श्योर है, बाकी क्वेश्चन में बेसिकली आपको दिमाग चलाना है। और 2 घंटे अपने आप को बहुत एक्टिव बनाने के लिए साथ में ओएमआर लेकर बैठो। कोई भी टेस्ट पेपर दे रहे हो, टाइम सेट करो, साथ में ओएमआर होनी चाहिए, ओएमआर फिलअप करो, ताकि आपका माइंड, अदरवाइज क्या होता है, 1 घंटे के बाद हमारा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है और दूसरे घंटे में वो बहुत सारी एरर करेगा। तो उन एरर को रिड्यूस करने के लिए, सिली मिस्टेक्स को कम करने के लिए, वो आप एग्जाम हॉल लाइक एनवायरनमेंट बनाकर, एनवायरनमेंट की प्रिंट आउट निकाल कर, पेपर का प्रिंट आउट निकाल कर लेकर बैठिएगा, ताकि आपका एग्जाम 2 घंटे के प्रति पूरा का पूरा हैबिचुअल हो जाए। जैसे मेंस में अपन करते हैं ना कि 3 घंटे 20 क्वेश्चन लिखने हैं, पहली बार में 15 लिखेंगे, 17 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, लेकिन 8-10 टेस्ट लिखने के बाद अपन 20 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं। तो इस चीज को प्रीलिम्स में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स सिर्फ पढ़ने का काम नहीं है। मैं आपको बोलता हूं कि प्रीलिम्स में कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। कभी ये मत सोचना कि ये बुक छूट गई, जो छूट गया वो छूट गया। जितना आता है उसको बेस्ट अप्लाई अगर आप कर लोगे तो आप प्रीलिम्स निकाल लोगे, इतनी आपको गारंटी है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि बेसिक कॉन्सेप्ट सबके क्लियर कर लेना। स्पेशली करंट अफेयर्स वाला पार्ट जब आपसे पूछा जाता है, तो आप करंट अफेयर वाला जो भी सोर्स सेलेक्ट करते हैं, जो भी सर लोग ने आपको बताया है, जो भी मैगजीन, जो भी पीटी आप फॉलो करते हैं, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना। उनमें भी छोटी छोटी चीजें देखना, जैसे कि अभी पर्टिकुलर जो जो चीजें न्यूज में है, फॉर एग्जाम्पल कोई सेंचुरी न्यूज में है, कोई वेटलैंड वाला पार्ट न्यूज में है, आसपास कौन सी रिवर निकलती है, ठीक है, कौन से स्टेट के अंदर है, उस स्टेट के अंदर अगर 3-4 नेशनल पार्क है, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करके उनको देख लो। तो इस टाइप से करंट अफेयर्स के अंदर जैसे मिनिस्ट्रीज वाले क्वेश्चन जनरली रहते हैं, तो कौन सी मिनिस्ट्री किसके अंडर में है, या कौन सा एक्ट किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, पर्टिकुलरली कोई अगर नया लेजिस्लेशन आया है तो उसके बारे में उसके पॉइंट पीआईबी से, या आपका जो भी आपकी मैगजीन है उससे रीड कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स बारीकियों का खेल है। प्रीलिम्स
पढ़ने से ज्यादा उन 2 घंटे के अंदर अपने माइंड को बेस्ट एक्टिव रखना है, आप डेफिनेटली पास होगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो कभी कोई बोले ना कि ये भी बुक पढ़ लो, ये भी बुक पढ़ लो, कभी उस बुक को रेफर मत करना जो सिर्फ आप एक बार ही पढ़ पाओ। एक बार पढ़ने से वहां पर अपना काम नहीं होगा। यू हैव टू रीड मल्टीपल टाइम्स, कम से कम 3-4 बार आपको उस बुक की रीडिंग देनी होगी, तब आप उसका एप्लीकेबिलिटी बना पाओगे। कुछ और छोटी छोटी चीजें, जैसे कि अभी आप हिस्ट्री में आपको पढ़ रहे हो, तो थोड़ा कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ना। जैसे मौर्य डायनेस्टी आप पढ़ रहे हो, या बेसिकली आप विजयनगर पढ़ रहे हो, या कुशाणा, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो देखना कि सोसाइटी में वुमन की कंडीशंस क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन उनका कैसा है, क्योंकि कई स्टेटमेंट आएंगे वहां पर इस टाइप से कि वुमन की कंडीशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, ठीक है, टाइम पीरियड कौन सा था उस टाइम पर। तो थोड़ी छोटी छोटी चीजों पर फोकस करना, ताकि आप एलिमिनेट कर पाओ इजीली उस टाइम पर। जैसे कि आप मुगल्स पढ़ रहे हो, तो मुगल्स के अंदर दिल्ली सल्तनत वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मार्केट सिस्टम कैसा था, कौन से रूलर के टाइम पर कौन से नए नए रिफॉर्म्स लाए गए, कौन से, जैसे कि आप पढ़ोगे मॉडर्न इंडिया, तो कौन से वॉइसराय के टाइम पर कौन कौन से रिफॉर्म आए, पर्टिकुलरली अकबर के टाइम पर कौन कौन से रिफॉर्म हुए। ऐसा थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना कि हाँ, अब मुगल पढ़ रहे हो, अकबर पढ़ रहे हो, तो देख लो अकबर ने कौन कौन से रिफॉर्म किए हैं, ठीक है, उनका एक लिस्ट आउट कर लो, ठीक है, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि पर्टिकुलरली अकबर ने इन कुछ चीजों पर बारे में बात की है, इन चीजों पर उसने रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं। वैसे अलाउद्दीन खिलजी के देख लिए। ऐसे सेगमेंटेड, किसी चीज को छोड़ना नहीं है, बट जो पढ़ना है थोड़ा सा उसमें बारीकी से ध्यान देना है। ये चीज को थोड़ा सा फोकस करिएगा, पर्टिकुलर सब सब्जेक्ट। उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर का हो गया, आपका करंट का हो गया, 2-2 दिन का स्ट्रेटेजी बनाइएगा। और सी सेट को इग्नोर मत करना। सी सेट के लिए एक बहुत छोटा सा आपको सॉल्यूशन देता हूं मैं। 2014 से 2022 तक जितने भी सी सेट के अंदर, यूपीएससी के अंदर पैसेज आए हैं, उन सबको आप निकालिए, उनकी ऑफिशियल आंसर की निकालना। कोचिंग्स के आंसर की पर मत जाना, क्योंकि काफी वेरिएशन रहेगा यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की के अंदर और कोचिंग्स की आंसर की के अंदर। तो लगभग 250 पैसेज आपको मिलेंगे 2014 से 2022 के बीच में। 2014 से 2022 के जो 250 पैसेज होंगे, उनके ऑफिशियल आंसर की से उनको एक बार सोल्व करने की कोशिश करना। इससे आप यूपीएससी की थॉट प्रोसेस को काफी इजीली समझ जाओगे। यूपीएससी में जब कोई पैसेज आया है, तो किस थॉट प्रोसेस से आपको आंसर करना है, ताकि आपका आंसर यूपीएससी की थॉट प्रोसेस के नजदीक जाए, पर्टिकुलरली फॉर द पैसेज वाला पार्ट। दूसरा जो हमारा पार्ट रहेगा मैथ्स और रीजनिंग का, उसमें भी सिमिलरली आप ऐसा नहीं कि पूरी क्वांट की बुक लेकर बैठ गए, पूरी क्वांट की बुक को सोल्व कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो कि किन किन टॉपिक्स पे, किन किन एरियाज पर यूपीएससी क्वेश्चन कर रही है। उन एरियाज के 50 से 100 क्वेश्चन अलग से अटेम्प्ट कर लीजिए, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके बाद भी अगर बहुत डिफिकल्ट सवाल आता है, तो उसको स्किप कर दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। अपने पास 80 क्वेश्चन है, और आप लोगों को पता है अगर आप 30 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो आपके 75 मार्क्स होते हैं। तो हमारा टारगेट है कि हमें 50-55 के आसपास अटेम्प्ट करने हैं सी सेट के अंदर भी। तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारने। आपकी रीडिंग एबिलिटी थोड़ी सी फास्ट करनी है। ऐसा नहीं कि जस्ट सर ने बोल दिया तो अपन तुक्के मारना स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। अपनी रीडिंग एबिलिटी आपको बढ़ानी है, इस चीज पर फोकस करना है। तो 250 पैसेज की लिस्ट निकालो, उनको सोल्व करो, ऑफिशियल आंसर की से देखो, और मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो। उन टॉपिक्स के 50 से 100 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बस इतना एनफ है सी सेट के लिए। और फिर लास्ट में आप क्या करो, फुल टेस्ट पेपर लगा के देख लो। प्रीवियस ईयर का कोई सा भी रैंडम निकालो, 2016 का निकाला, 17 का निकाला, उसको 2 घंटे के अंदर डेडिकेटेडली बैठ के आपने देख लिया कि कितना हमारा अटेम्प्ट रेशियो जा रहा है। ठीक है, पैसेज तो आपने कर लिए, तो पैसेज का टाइम हटा दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले पार्ट का अटेम्प्ट रेशियो आप देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है और किस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये कुछ चीजें आप प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखेंगे। बाकी अभी लास्ट में अगर आपको और भी कोई पर्टिकुलर डाउट हो प्रीलिम्स को लेकर, तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। नाउ प्रीलिम्स के बाद आते हैं अपन पीएसआईआर वाले पार्ट पर। पॉलिटी को लेकर भी कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, क्योंकि पर्टिकुलरली पॉलिटी को मैंने बहुत ही सेगमेंटेड मैनर में मैं क्लासेस भी लेता हूँ। तो जितना भी मैंने पूरा पॉलिटी पढ़ाया है, बहुत ही कंपेरेटिव एनालिसिस के साथ करवाता हूँ, ताकि आप जैसे कभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आप पढ़ रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर मैं कुछ चीजें आपको पर्टिकुलरली बताऊंगा, वो आप ध्यान रखोगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर जो टेन्योर रहेगा, सेंटर के केस में 6 और 65 विच एवर इज अर्लियर, और स्टेट के केस में आपका 6 और 62 विच एवर इज अर्लियर।
कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को ही देगा और प्रेसिडेंट फर्दर उसको पार्लियामेंट में रखवा देगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जो अपॉइंटमेंट होगा वो बाय द प्रेसिडेंट होगा। अगर स्टेट है तो स्टेट के अंदर गवर्नर आ सकता है। बट कोई सी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर अगर आप रिमूवल की प्रोसेस देखोगे, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपको केक को हटाना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटाना है, या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को हटाना है, तो चारों की सिमिलर प्रोसेस है। तो इस टाइप से आप सिमिलैरिटी बना दोगे कि मुझे केक को हटाना है, ईसीआई को हटाना है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हटाना है, तो रिमूवल प्रोसेस हमारी सेम रहेगी। तो ताकि आपको बहुत इजी रहेगा वहां पर आइडेंटिफाई करने में। बाकी आप यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का ऐसे सिमिलैरिटी निकालोगे सबकी कि क्या क्या सिमिलैरिटी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे जैसे इमरजेंसी आप लोग पढ़ते हो, तो इमरजेंसी में भी तीनों को कंपेरेटिव एनालिसिस कर लेना, 352, 356, 360। तो आप देखोगे 352 में रीजंस क्या क्या है लगाने के, तो आपको पता लग जाएगा एक्सटर्नल एग्रेशन है आपका, वॉर है या आर्म रिबेलियन है। फिर आपका दूसरा रीजन क्या है, तो ऐसे रीजन देख लिया। सेकंड, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आपका कितने टाइम तक वो वर्क करेगी, तो फर्स्ट 1 मंथ के अंदर है, जैसे नेशनल इमरजेंसी है, 6 मंथ के बाद वापस अप्रूवल है, इंडेफिनेट टाइम तक चली जाएगी, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ऐसे कुछ निमोनिक्स आप बना लीजिए कंपैरिजन फॉर्म के अंदर, ताकि आपके गलती करने के चांसेस ना रहे। फिर अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स पर क्या इफेक्ट होगा, लेजिस्लेचर पर क्या इफेक्ट होगा, एग्जीक्यूटिव पर क्या इफेक्ट होगा, तो आप पूरा का पूरे चैप्टर्स को बहुत ही कोडिफाइड वे में समझ सकते हैं। तो आपको वहां पर लगेगा कि हाँ मुझे पता है लेजिस्लेचर के साथ क्या होना है, एग्जीक्यूटिव के साथ क्या होना है, फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या होना है। तो इस टाइप से आप पॉलिटी को स्टडी कीजिएगा। पॉलिटी में 3 टाइप के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। एक होता है जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ स्टेट क्या है, इक्वालिटी का मतलब क्या है, लिबर्टी का मतलब क्या है। कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, वेयर देयर इज नो लॉ देयर विल बी नो लिबर्टी। ये बेसिक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से आ रहे हैं। दूसरा जो कैटेगरी आपको क्वेश्चन है, जहां पर वो यूज कर रहा है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या एज पर दिस आर्टिकल, इस टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो अप्लाइड कैटेगरी के मिलेंगे, जैसे कि वो बोल देगा कि चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, पंचायत का डिसोल्यूशन होता है तो नई पंचायत रिमाइंडर पीरियड के लिए बनेगी या फुल पीरियड के लिए बनेगी। तो इस टाइप के जो प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चंस मिलते हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस जो करंट में चल रहा है, जैसे जुडिशियल कस्टडी क्या है, तो करंट के अंदर भी पेरोल क्या है, जो करंट में चीजें चल रही होती है, रिव्यू पिटीशन क्या है, उस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो वहां पर भी आप कैटेगरीज को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये काइंड ऑफ कैटेगरीज है। और एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और प्रीएम्बल, इन तीनों से आपके 2-3 क्वेश्चन पक्के आने हैं। तीनों से हर साल आप देखोगे 2-3 क्वेश्चन आने हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर पॉलिटी के 12 से 13 क्वेश्चन है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 13 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरे 11-12 क्वेश्चन सही होने चाहिए। वहां पर गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो पार्ट गलत नहीं होना चाहिए। जो सिंपल क्वेश्चन सबके सही हो रहे हैं वो हमारा किसी भी टाइप से गलत नहीं होना चाहिए। ये आपकी प्रैक्टिस है जो आपको ओएमआर पर इसीलिए बोल रहा हूँ, ताकि आपको ये एनालिसिस हो कि जो सिंपल क्वेश्चन है वो मेरा कभी गलत नहीं हो। तो आप कभी किसी से पीछे नहीं जाएंगे। डिफिकल्ट गलत होना कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मुझे कोई इश्यू नहीं होगा कि डिफिकल्ट गलत हुआ है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों का गलत हुआ है। सिंपल गलत होने का मतलब आप पीछे छूट रहे हैं। तो सिली मिस्टेक्स, सिंपल क्वेश्चन गलत होना, ये एक्सेप्टेंस कैटेगरी में नहीं आएगा अगर आपको 120 प्लस जाना है तो इस चीजों पर थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है। अभी आपके पास एनफ टाइम है, मतलब 2 महीने आप लोग अगर एक मिनिमम तैयारी कर चुके हो तो एनफ टाइम है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, कंप्लीट नहीं हो रहा, ये सब चीजों को आप अवॉइड कर दीजिए। बहुत टाइम है, स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली प्रीलिम्स क्लियर होगा ही होगा।